हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। जो आपके यूजीसी नेट पेपर 2 जिनका पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके साथ थोड़ा सा पढ़ के कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, क्या कंसेप्ट इसके पीछे लग सकता है, उससे क्वेश्चन से उसकी डिटेलिंग तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें वो हम बात करते हैं ना कि ऑप्शंस देख के, जैसे 4 ऑप्शन है तो ये राइट है, वो 3 गलत क्यों हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तब एक मुझे लगता है कि सही रिवीजन होता है किसी भी क्वेश्चन का। ऐसे नहीं कि भी ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो गया फिर आगे चलो, नहीं, उसका पूरा एनालिसिस करना होता है प्रॉपरली, तब बात बनती है। ठीक है, तो आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे जो इस पेपर के लिए मेरे को लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ये सारी की सारी बातें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों को पॉलिटी की कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। SWMG, यहाँ पे पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, इसी एग्जाम के लिए भी, पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी है, और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है। और जल्दी ही न्यू सेशन के लिए पॉलिटी आएगी फ्रेंड्स, तो आप वेट करिए। ये आपको कंग्रेचुलेशंस कि नए सेशन के लिए पॉलिटी आने वाली है, पॉलिटिकल साइंस। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो यूजीसी नेट का सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2021-22 का जो पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या समान है। वैसे तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है हर राज्य के अंदर जो लोकसभा सीट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में कितनी सीट है लोकसभा की। ठीक है, आपको पता है ना, संसद के 3 पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो हर स्टेट में, और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहां से कितने लोकसभा की सीट्स हैं ये हर जगह आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा, ये एक कॉम्बिनेशन है जो स्टेट्स का, इनके अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो इक्वल है। ठीक है, ये मैं सारे स्टेट्स की आपको सीट्स भी बता दूंगा कि कौन सी स्टेट्स में कितनी सीट्स हैं लोकसभा की, वो भी एक बार नजरों से निकल जाएगी, याद हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सेम किस में है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में है। एक बार मैं उन स्टेट्स की लिस्ट दिखा देता हूं आपको कि कौन से स्टेट्स में कितनी है, फिर इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कुछ बात भी जानेंगे लोकसभा के बारे में। ये देखो, ये सारे जो अपने स्टेट्स हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे सब में लोकसभा की सीट्स दी हुई हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार में 1 है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा की सीट्स, तो आपको ये याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 1 है, बिहार में 40 है, चंडीगढ़ में 1 है यूटी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2 है, गोवा में 2 है। तो सेम देख लो। अब आपको क्या करना है, पेन कॉपी ले रहे हैं और उसमें लिखना है कि किस किस राज्यों में सेम है। बिल्कुल, जैसे दादर एंड नगर हवेली में 2 है, ऐसे गोवा में 2 है, ऐसे छांट लो 2 और कहाँ पे है, मेघालय में 2 है, मणिपुर में 2 है, ठीक है, त्रिपुरा में 2 है। तो ऐसे छांट लिया हमने कि इन इन राज्यों में सेम है, 2-2 है। फिर छांट लो एक कहाँ है, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, सिक्किम है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे 1-1 है। और सबसे ज्यादा कहाँ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसका तो पता ही आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वो है 80 है, 80 है। और ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, जैसे अब की बार आपसे पूछा गया ना कि किस राज्य में सेम है रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किसका सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए हमें ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी है, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगी। जैसे लद्दाख, लक्षद्वीप में भी 1-1 है, तो ऐसे याद करनी है। तो सारी ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था कि कौन से स्टेट्स में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, ये आप ध्यान रखना। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकसभा के बारे में हम बात करें, इस क्वेश्चन को देख के और क्या बातें हो सकती है। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। तो ये तो आपको पता ही है, मैक्सिमम जो मेंबर है जो लोकसभा में, जो हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, लोगों का हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस भी बोला जाता है, आपको पता है ना,
निचला सदन बोला जाता है, और राज्यसभा को है अपर हाउस बोला जाता है। आपको पता है ना, उच्च सदन होता है वो। ये बात हो रही है लोकसभा की। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, याद रखना 552 हो सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में, वो हो सकते हैं 552। कितने? 552। और ये संविधान द्वारा है। तो अब संविधान का जहाँ नाम आ गया फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो हमें अब ये समझ में भी आना चाहिए कि यार कोई आर्टिकल की भी बात होगी, कुछ तो बात होगी इसमें। तो ये 552 नंबर जो बात किया गया है कि मैक्सिमम मेंबर ऑफ द हाउस हो सकते हैं 552, तो ये कहाँ पे लिखी हुई है ये बात? ये इस तरह आर्टिकल का भी जिक्र किया जा सकता है आपसे। आर्टिकल, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा से रिलेटेड मैं बात करूं, आर्टिकल 81 जो है, आर्टिकल 81 है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। जो संविधान का अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है वो हमारे जो हाउस की कंपोजिशन है उसका, यानी लोकसभा की जो कंपोजिशन है उसको परिभाषित या डिफाइन करता है, वो आर्टिकल 81 है। कौन सा है? अनुच्छेद 81 है। और इस अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद आर्टिकल 81 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। अब ध्यान रखना, अब क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछे ना कि मैक्सिमम इलेक्टेड कितने हो सकते हैं, निर्वाचित कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम निर्वाचित हो सकते हैं 550, है ना। और इसमें से 550 कैसे डिवाइड है, इसको भी देखना। ये 550 है, आपसे देखना क्वेश्चन को देखना। ये कहे ना कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 552, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। इलेक्टेड की बात आएगी तो वो कितना होगा? 550 होगा, वहां 552 नहीं होगा। मैक्सिमम पूछे तो 552, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। और ये 550 कैसे होगा? इसमें 20 से अधिक है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, यानी कि जो यूटी है, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 20 से अधिक नहीं होंगे। मैक्सिमम सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 20 लोकसभा के मेंबर्स आ सकते हैं, सारी जो हमारी यूटीज हैं वहां से। तो ये याद रखना, ये 550 से अलग नहीं है। ये डिफाइन किया गया कि इसको कैसे, ये 552 है ना, तो 552 को कैसे कैसे किया है। जैसे 2 को तो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो बच गए 550। 550 में से जो इलेक्टेड हैं 550, इसमें से 20 तो आएंगे कहां से? केंद्र शासित राज्यों से आएंगे, ठीक है। कहां से? केंद्र शासित राज्यों से। और बच गए 530, वो जो स्टेट्स हैं उनसे आ जाएंगे, ठीक है ना, जो केंद्र शासित स्टेट्स नहीं है उनसे आ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो? तो 552 है ना, उसको कह रहा हूं मैं कैसे कैसे किया है। 2 तो क्या हुआ है? नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। किसके द्वारा होंगे ये मैं आगे बताऊंगा, आप भी बता देना किसके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे 2। और 550 बच गए, वो होंगे इलेक्टेड, यानी कि इनका इलेक्शन के थ्रू आएंगे, वो निर्वाचन होगा इनका, ठीक है। अब 550 को कैसे किया हुआ है? 30 तो आएंगे केंद्र शासित राज्यों से। कहां से आएंगे? केंद्र शासित राज्यों से। बच गए कितने? 30 इसमें, सॉरी 20 20 तो कहां से होंगे? केंद्र शासित राज्यों से होंगे। और बच गए कितने? अब 530 बच गए। अब 530 जो और स्टेट्स बच गई वहां से आएंगे। ऐसे है डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम इलेक्टेड कितने होंगे? 550। ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित राज्यों से मैक्सिमम कितने लोकसभा मेंबर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 20, यानी कि 20। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जो 2 की बात कर रहा था मैं, नॉमिनेशन की, तो अंडर आर्टिकल 331 331 नंबर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन उनको नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि समुदाय का सदन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। कौन नॉमिनेट कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। तो 2 आपको अनुच्छेद याद रखने हैं, आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, जो लोकसभा से संबंधित बात कर रहे हैं। लोकसभा की संरचना को परिभाषित कौन कर रहा है? आर्टिकल 81 कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात और पढ़नी है फ्रेंड्स, जो आप नोट करो क्या पढ़नी है आपको? पढ़ना है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। अब यहाँ आपको वो ऐड करना है, वो आप पढ़ना क्या है, 104वां संविधान संशोधन क्या है, यहाँ ऐड करना। नोट लगा के नीचे आपको एक बात लिखनी है, 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताओगे? चलो बहुत बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया। आगे बात करें फ्रेंड्स, ये आपको स्टेट्स के बारे में बात हो ही गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपसे, देखना, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये तो लोकसभा के बारे में बात कर ली ना हमने, कितना मैक्सिमम मेंबर हो सकता है 552, इलेक्टेड कितने हो सकते हैं 550, और 20 होंगे, कहाँ से होंगे, केंद्र शासित राज्यों से, ठीक है। 2 को जो हमारे राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 81 याद रखना है और आर्टिकल 331 याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और ये क्वेश्चन कमिटीज़ के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। ये पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिस्टम। ये 2021-22 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति को सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें अशोक मेहता, LM सिंघवी कमेटी, संथानम कमेटी और सतीश चंद्रा कमेटी, इनके बारे में पूछा गया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इसमें से कमेटी थी जो सिविल सर्विसेज है उसके एग्जामिनेशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए पूछा गया, तो वो है सतीश चंद्रा कमेटी। कौन सी है? सतीश चंद्रा कमेटी। ऊपर वाली तो आपको याद ही होंगी, ये किसके लिए है? मैक्सिमम जो पंचायत राज सिस्टम है उसके लिए है। इनके बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ, और कुछ आपको कमेटीज़ के बारे में भी बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सतीश चंद्रा कमेटी है। चलो कुछ कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे अशोक मेहता कमेटी क्या कहती है, ठीक है। तो इसमें कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखना है। ये दिसंबर 1977 में है ना, जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ईयर भी है। क्या है? दिसंबर 1977 में, 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की, है ना। और इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो आप कहोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब, दिसंबर 1977 में ये अपॉइंट हुई, और 1978 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1978 में। और इसमें क्या मेन बात क्या थी? इसमें ये बात थी, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने प्रस्तुत की, और इसमें देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए इन्होंने कितनी सिफारिशें की? 132 सिफारिशें की, 132 सिफारिशें की। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उसको पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने कितनी सिफारिशें की? 132। तो इसमें क्या याद रखना है, कब आई, ठीक है, कब इसने रिपोर्ट सबमिट की, कितनी सिफारिशें इसने दी, किसके संबंधित ये थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित थी। तो अशोक मेहता समिति के बारे में या कमेटी के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो याद रखनी है। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, आगे है LM सिंघवी कमेटी के बारे में बात करूं, है ना। ये भी पंचायती राज के लिए ही है, ठीक है, याद रखना, LM सिंघवी कमेटी भी। और ये अपॉइंट की गई राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इन 1986 में, है ना। और LM सिंघवी कमेटी इज कमेटी ऑन द रिविटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि LM सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनर्उद्धार पर एक समिति थी, यानी कि ये भी पंचायती राज सिस्टम का क्या करना रहता थी, पुनर्उद्धार करने की बात कर रहा है LM सिंघवी भी। और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट 1986 के द्वारा ये अपॉइंट की गई, कौन सी? LM सिंघवी कमेटी। इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LM सिंघवी जो कमेटी थी उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया। तो इन्होंने क्या किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये किसने बात की? ये बात की ये LM सिंघवी कमेटी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी ने ये बात की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये बात की LM सिंघवी कमेटी ने, है ना। और इसने बहुत सारी बातें की कि विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं LM जो सिंघवी जी कमेटी है, उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। और क्या कहा, ग्राम पंचायती संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फर्स्ट। और ये कि याद रखना, जुडिशियल ट्रिब्यूनल शुड बी एस्टैब्लिश इन ईच स्टेट टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन एंड
अदर मैटर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने ये बात की या रिकमेंड किया, ठीक है, याद रखना। और गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना भी की जानी चाहिए, ये इन्होंने कहा। किसने कहा? ये LM सिंघवी कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई, ये याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे हम बात करें संतानम कमेटी के बारे में बात करें। संतानम कमेटी है ये एंटी करप्शन कमेटी, ठीक है ना, यानी कि एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी जिसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नियुक्त किया था। और समिति ने जनवरी 1963 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को संतानम समिति रिपोर्ट के रूप में माना जाता है क्योंकि इनके अध्यक्ष थे। और ये भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, याद रखना, ठीक है ना। इट वॉज ए लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट। कौन सी? संतानम कमेटी, ये याद रखना है। अब आपको मुझे एक बात बतानी है, संतानम कमेटी का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्या बोला गया है, या संतानम कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या उनका योगदान था, ये भी बात बतानी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये बात आपको बतानी है। एक तो बात ठीक है, ये एंटी करप्शन कमेटी यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, और पंचायती राज से संबंधित कुछ बात आपको बतानी है संतानम कमेटी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे है सिविल सर्विस पे। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कमेटी जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, उसके रिफॉर्म में कुछ कमेटियां आई हैं, उन कमेटीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है ना, जो UPSC लेती है, IAS के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उनके रिफॉर्म के लिए कुछ कमेटीज़ आए हैं, उनके बारे में बात करूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैकाले कमेटी है 1854 में। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप याद रखना, फर्स्ट पेपर में भी हम हायर एजुकेशन भी मैकालो के पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 1835 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इन्होंने सिविल सर्विस के लिए क्या क्या बातें बोली, ये बात सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए कौन कौन सी। जैसे यहाँ पे कोठारी भी बात करेंगे, तो यहाँ पे ईयर चेंज होगी कोठारी की, तो आपको वो देखना है कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, ये वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, मिक्स नहीं करना है। उन्होंने वहाँ कुछ और कहा हायर एजुकेशन के बारे में, या हम सिविल सर्विस के रिफॉर्म के बारे में बात करें कि इन्होंने क्या क्या कहा, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। तो मैकाले कमेटी ऑफ 1854 को मैकाले की समिति, इस समिति ने शैक्षणिक प्रतिभा का प्रशासन को हस्तांतरण के सिद्धांत की स्थापना की। तो इतना याद रख लेना कि कौन सी कमेटी है जिसने कौन से प्रिंसिपल की स्थापना की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एकेडमिक टैलेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखना। यानी कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए एक प्रिंसिपल की स्थापना की, और प्रिंसिपल कौन सा था? शैक्षणिक प्रतिभा, जो एजुकेटेड लोग हैं, शैक्षणिक प्रतिभा है, उसका प्रशासन को हस्तांतरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएगी, है ना, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। शैक्षणिक प्रतिभा का प्रशासन को हस्तांतरण सिद्धांत की स्थापना की, है ना। और ये अपनी मैकाले प्रणाली स्वतंत्रता के 3 दशक बाद तक जारी रही, 30 साल तक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अपनी स्वतंत्रता के बाद 3 दशक बाद देख लो आप, ठीक है। उसके बाद 1976 में जो मैं कोठारी कमीशन की बात कर रहा था, अब कोठारी कमीशन हम वहाँ भी पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, वहाँ पे हम 1964 और 1966 पढ़ते हैं, 1964-66, लेकिन यहाँ ये 1976 पढ़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो कमीशन था, ये कमेटी है, याद रखना, कुछ अलग है। ये सिविल सर्विस के रिफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पेपर 1 भी तो दोगे, तो वहाँ पे मिक्स मत कर देना। In 1976, the Kothari Committee recommended a sequential system of examination based on that 1976 में कोठारी समिति ने इस सिद्धांत के आधार पर परीक्षा की एक अनुक्रमिक प्रणाली की सिफारिश की कि एक चरण से अगले तक धारा बढ़ने पर औसत गुणवत्ता की समृद्धि हो जाएगी। यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू की बात करते हो ना, कि एक चरण से अगले तक, है ना, उसमें गुणवत्ता की समृद्धि हो जाएगी। ये बात किसने की? कोठारी ने। यानी कि जो अब बात करते हैं ना, परीक्षा को 3 क्रम में हम अब डिजाइन किया गया है। एक पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिमिनरी प्री एग्जाम कहते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर उसमें मुख्य परीक्षा में लिखित पेपर होते हैं, और फिर आपको पता है इंटरव्यू होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था कि एक चरण के बाद दूसरे चरण में एक तरह से क्वालिटी बढ़ेगी, गुणवत्ता है समृद्ध हो जाएगी, ये कोठारी कमेटी ने बात की 1976 में। तो यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ वो मिक्स मत कर देना फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
आगे बात करता हूँ 1989 में। फिर ये जो आपके क्वेश्चन दिखाया था, भूल तो नहीं गए ना, अभी क्वेश्चन दिखाया था पीछे, उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका आंसर सतीश चंद्रा जी गया था। इन्होंने क्या कहा, 1989 में सतीश चंद्रा कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट रिफॉर्म एंड इट रिकमेंडेड माइनर चेंज टू कोठारी मॉडल। जो कोठारी का मॉडल था पीछे जिसमें हमने बात की प्री मेंस और इंटरव्यू की, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया सतीश चंद्रा कमेटी ने। और जो ऐसे पेपर होता है ना, जो अभी ऐसे पेपर होता है यूपीएससी में, वो इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है। एक निबंध का पेपर का पेश किया गया और साक्षात्कार के लिए अंकों की वृद्धि की गई। ये चेंज किया माइनर सा किसने, सतीश चंद्रा कमेटी ने। अकॉर्डिंगली एन ऐसे पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू वाज इनहांस्ड। किस कमेटी की सिफारिश पे, सतीश चंद्रा कमेटी के सिफारिश पे। तो ये जो कमेटीज बड़ी, ये किससे संबंधित है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के रिफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर सतीश चंद्रा जी गया। अरे दिखा दूं, आप भूल तो नहीं गए, ये क्वेश्चन था ना, कहीं आप मगन हो गए हो, वो क्वेश्चन भूल गए हो, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम, तो सतीश चंद्रा कमेटी, ठीक है। चलो, तो आप अशोक मेहता, LM सिंघवी, संथानम, कोठारी, ये सारी कमेटीज़ के बारे में जान चुके हैं। इन कमेटीज़ को आप याद रखना और प्लीज़ अपना चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स करें और इसी तरह से चीज़ों को पढ़ते रहें बिना किसी टेंशन के, ऐसे ही काम करते रहें। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि हमारी एक ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, है ना। इसमें UGC नेट पेपर 1 की इनरोलमेंट अभी चल रहे हैं। इस एग्ज़ाम के लिए भी, पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी है, बॉक्स भी है। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के रजिस्ट्रेशन ओपन है और पेपर 2 जिसका 89 है कोड नंबर, उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। और अगर पॉलिटी का हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।